तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन कैपिटल की तरफ जा रहा था, मगर बीच में वो एक ऐसी सिटी में आता है कि जहाँ पे बहुत सारे कॉर्प वॉरियर्स अचानक से जिंदा हो जाते हैं और वो वहां पर यान किंगडम आर्मी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद 7th प्रिंसेस की सर्वेंट बहुत ही ज्यादा खतरे में आ गई थी। मगर मोशन वक्त रहते ही उसे वहां से बचाकर उसे ऊपर एक शिप की तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ वो कॉर्प मास्टर जब ये देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोशन के पीछे चला जाता है, जिसके बाद हम लोग मोशन को कुछ कॉर्प वॉरियर्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। मोशन को समझ में आ जाता है कि उसका बुचर नाइफ इन कॉर्प बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मगर जब वो कॉर्प मास्टर वहां पे आता है तो मोशन उसे देखकर ही हैरान हो जाता है कि उसका पावर लेवल तो उससे काफी ज्यादा हाई है। वो वहां पर अपने ग्रीन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए मोशन की बॉडी को बिल्कुल एक जगह लॉक कर देता है और अपने कॉर्प वॉरियर्स के साथ एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करके उस पर एक ताकतवर हमला करता है। मगर अचानक मोशन पलटवार करते हुए अपनी सोर्ड रिलीज करता है, जो कि उस कॉर्प मास्टर के फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है, मगर उसके आसपास अभी भी वो ग्रीन स्पेल एक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक जगह लॉक हो चुकी थी, वो हिल नहीं पा रहा था। मगर क्योंकि उसके पास एक स्पेशल सूट मौजूद था तो उसकी वजह से उसने खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। और उसके आसपास बहुत ज्यादा धूल मट्टी उड़ रही होती है, जिसकी वजह से उस कॉर्प मास्टर को कुछ दिखाई नहीं देता और वो खुश हो रहा होता है कि इस एक्सप्लोजन के बाद इस लड़के की बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो गई होगी, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि इस तरह के अटैक से न सिर्फ हम लोग 7 स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बल्कि 3 सोल्स को भी खत्म कर सकते हैं। मगर जैसे ही वो मोशन को देखता है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, तुम्हारे जिस्म पे तो एक खरोच तक नहीं आई। मगर वो ये देखकर काफी खुश होता है कि उसका ग्रीन स्पेल अभी भी एक्टिव है और उसकी वजह से मोशन हिल नहीं पा रहा। और हमें दिखाया जाता है कि मोशन की वो ड्रेस उसे उस स्पेल से नहीं बचा पा रही थी और यहाँ पर वो कॉर्प मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम कोई ना कोई चालाकी करोगे, इसीलिए मैंने पहले ही ग्रीन पेपर को एक्टिव रखा था ताकि तुम कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर सको। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरह का कोई सूट होगा कि जो मेरे इतने पावरफुल डिस्ट्रक्शन अटैक को भी बर्दाश्त कर जाएगा। पर खैर, वैसे भी तुम अभी तो यहाँ पे मौजूद हो ही, क्यों ना मैं तुम्हें अपने पपेट की तरह यूज करूं। इतना कहने के बाद उसकी नजर वहां पर उस सोर्ड पर पड़ती है जो कि मोशन ने उस पर अटैक करने के लिए फेंकी थी, मगर वो एक दरख्त में फंसी हुई होती है। और वो मास्टर जब उस सोर्ड की तरफ जाकर देखता है तो वो उसे पहचान जाता है कि ये तो यान कांगो की उन 16 क्लासिक सोर्ड्स में से एक है जिन्हें यान कांग किंगडम में बनाया गया था। ये 16 सोर्ड्स दुनिया की सबसे बेस्ट सोर्ड्स हैं और अगर ये सोर्ड तुम्हारे पास है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा यान कांग किंगडम के साथ कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन होगा। मगर यहाँ पर मोशन उसकी बातें तो सुन पा रहा था, मगर ना वो बोल पा रहा था ना ही कोई मूवमेंट कर पा रहा था। और दूसरी तरफ व्हाइट फॉक्स कहती है कि ये कॉर्प मास्टर जो कि डेड बॉडीज को मैनिपुलेट करता है ये असल में यान कांग का दुश्मन है। और इस तरफ वो कॉर्प मास्टर हंसते हुए कहता है कि फाइनली मेरे हाथ ऐसा ट्रेजर लग गया है कि जिसके बाद यान कांग किंगडम की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। ये कहने के साथ वो उस सोर्ड को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है और साथ में मोशन की बॉडी के पीछे लगा हुए उस नयाम को भी अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि ये सोर्ड अगर मेरे पास आ जाती है तो फिर यान कांग किंगडम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी को फेस करेगा और मेरा मास्टर इस सोर्ड के बाद यकीनन मेरी पोजीशन को भी अपग्रेड कर देगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो सोर्ड मोशन के कंट्रोल में आ जाती है और मोशन उनके जरिए बहुत ही आसानी से उन तिलिस्मान को बीच में से काट कर रख देता है और वो सोर्ड भी वापस से उसके पास उसकी नयाम में आ जाती है, जिस पर लिंगर थोड़ा सा डर गई थी। और दूसरी तरफ वो वॉरियर देखता है कि उस सोर्ड ने उसकी बॉडी को भी हल्का सा इंजर्ड कर दिया है, मगर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे असल चीज ये तकलीफ दे रही थी कि ये लड़का काफी देर से इसे धोखा दे रहा है, यानी कि उसके ग्रीन तिलिस्मान का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। और यहाँ पर मोशन फौरन से फुल स्पीड के साथ वहां से भागते हुए दूर निकलने की कोशिश करता है। ये देखकर लिंगर काफी खुश होती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपनी थॉट्स के साथ सोर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो मोशन कहता है मैंने अपने ग्रैंडपा से सुना था कि यान कांग किंगडम में जो 16 सोर्ड्स हैं उनका एक अलग से स्पेशल इफेक्ट होता है। हम लोग इन सोर्ड्स को एक लिमिटेड रेंज तक अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए बस हमें अपनी वाइटैलिटी इनके अंदर इंजेक्ट करनी होती है। और वैसे भी इस सोर्ड को कंट्रोल करने के लिए इसकी नयाम को भी कंट्रोल करना पड़ता है और वो ऑलरेडी मेरे हाथ में मौजूद थी। तो फिर लिंगर कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम उस सोर्ड को एक सिल्वर
ड्रैगन की तरह यूज कर सकते हो। जैसे ही वो अपनी नयाम में वापस आती है तो उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उस सोर्ड को कंट्रोल करने के लिए उसकी नयाम को कंट्रोल करना जरूरी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार निकलोगे। इतने में अचानक मोशन को वहां पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, तो वो फौरन से एक जगह आकर रुकता है और फौरन से एक दरख्त के पीछे छुप कर देखता है कि वहां पर अभी भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और वो लोग अभी भी मोशन को ही तलाश कर रहे हैं। और उन लोगों में से एक लड़का उन लोगों का यंग मास्टर है। ये देखते ही मोशन फिर एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ चला जाता है और वहां से छुप कर देखता है कि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जैसे ही वो पीछे पलटकर देखता है तो उन लोगों का यंग मास्टर वो मोशन के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो यंग मास्टर अचानक से चौंक जाता है, क्योंकि मोशन झपकते ही अपनी सोर्ड को इतनी तेजी के साथ यूज करता है कि उस यंग मास्टर को पता भी नहीं चलता और वो सोर्ड उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख देती है और उसी के साथ उसका भी काम खत्म हो जाता है। मगर फिर मोशन को वहां पर बाकी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो लोग अपने यंग मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उनका यंग मास्टर ना उन्हें कोई आवाज देता है ना ही उन्हें कहीं दिखाई देता है, जिस पर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उसे यहाँ वहां तलाश करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि जल्दी से चारों तरफ फैल जाओ और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो। मोशन वहां पर एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ बैठा था और वो देख रहा होता है कि वो सारे लोग चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। इतने में उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है। वो उन लोगों के यंग मास्टर के ऊपर अपने डिमोनिक कल्ट सेक का एक मैजिक स्पेल यूज करता है और दूसरी तरफ वो कॉर्प मास्टर जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स मरे हुए हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो मेरे डिसाइपल्स हैं। इन लोगों की बॉडी में सोर्ड के निशान से, इसका मतलब है कि इन लोगों को उसी यंग लड़के ने ही मारा होगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि उन लोगों का यंग मास्टर भी तो यहाँ पे मौजूद था, वो कहाँ गया। वो देखता है कि वहां पर उसका वो यंग मास्टर शाओ भी खड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि यंग मास्टर शाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मगर उसे नजर आता है यंग मास्टर शाओ तो पहले से ही मर चुका है और वो एक पपेट की तरफ वहां पे खड़ा हुआ है। उसकी बॉडी में सोल मार्क लगे हुए होते हैं, जिसका मतलब था कि उसकी बॉडी को मैनिपुलेट किया गया है। ये देखकर वो कॉर्प मास्टर कहता है मेरी न्यू जनरेशन में ये लड़का सबसे जीनियस था, पर ये भी उस यंग लड़के का मुकाबला नहीं कर पाया। मगर आखिर वो लड़का मेरी ही तरह की सेम टेक्निक को कैसे यूज कर रहा है। इस टेक्निक के साथ तो हम लोग कॉर्प बॉडीज को यूज करते हैं, कहीं इस लड़के ने किसी ट्यानमोसेक मैजिक स्पेल को तो यूज नहीं किया। और फिर वो खुद से ही अज्यूम करता है कि इस लड़के ने जरूर ट्यानमोसेक के ही स्पेल को यूज किया होगा और उसने थ्रेड टेक्निक को यूज करते हुए यंग मास्टर शाओ की बॉडी को कंट्रोल कर लिया होगा। और इसी के साथ ही उसने यंग मास्टर शाओ को यूज करते हुए हमारे बाकी के सारे डिसाइपल्स को भी मरवा दिया होगा। और रियलिटी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मोशन ने उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए बहुत ही आसानी से बाकी के सारे सोल्जर्स का काम तमाम कर दिया था। और फिर वो कॉर्प मास्टर देखता है कि उसकी यंग मास्टर का शेडो तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उस लड़के ने मैजिक शेडो इल्यूजन टेक्निक को यूज किया है, जिसका मतलब साफ है कि ये लड़का ट्यानमोसेक का ही कोई डिसाइपल है। अब समझ में आ रहा है कि मेरे तिलिस्मान का इस लड़के के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा था। इस लड़के ने क्रिएशन डीमन स्पेल को यूज करते हुए अपनी सोल को लॉक किया हुआ है। अगर हमारे सेक्ट में किसी को भी पता चल गया कि वो लड़का मेरी पकड़ से निकलकर भागा है तो फिर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। और ऊपर से अगर उन लोगों को ये पता चला कि यंग मास्टर मेरी मौजूदगी में ही मारा गया है तो फिर सेक्ट मास्टर पता नहीं मेरे अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे। हो सकता है कि शायद वो मुझे जान से मार डाले। इतने में वहां पर उसके कुछ और डिसाइपल्स आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर हमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना कहने के साथ वो कॉर्प मास्टर फौरन से ग्रीन स्पेल का यूज करते हुए उन सारे ही लोगों की बॉडीज को वहां पर लॉक कर देता है और अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन सबको वहीं पर ही जान से मार देता है। और फिर वो मोशन के बारे में कहता है कि अगर वो लड़का वाकई में ट्यानमोसेक से आया है और वो डीमन क्रिएशन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए लोगों की बॉडी से उनके शेडो को कट करके उससे एक न्यू बॉडी क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्रिएट की हुई बॉडी के अंदर भी रेड लाइंस मौजूद होनी चाहिए। मगर मैंने जिन डिसाइपल्स को मारा है इनमें से किसी की भी बॉडी में रेड लाइन मौजूद नहीं थी। पर मुझे इन लोगों को तो मारना ही था क्योंकि ये आगे चलकर मेरे ही लिए मुसीबत बन जाते। अब मुझे इन लोगों की बॉडीज को जलाना होगा ताकि किसी को भी पता ना चले कि इन्हें मैंने मारा है। और ऊपर से मुझे उस लड़के को भी जल्द से जल्द पकड़कर उसे मारना होगा और उससे वो सोर्ड छीननी होगी। इस तरह मैं सारी सिचुएशन को कवर कर लूंगा और सारा ब्लेम उस लड़के के ऊपर डाल दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने डिसाइपल्स के बारे में कहता है कि होंग बायू अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारी बॉडी को
अपने काम के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे मेरी इतनी ज्यादा मेहनत का सिला दो। ये कहने के साथ वो एक क्रीचर को अपने हाथों से रिलीज करता है, जो कि एक ऐसा क्रीचर होता है कि जो किसी को भी काटता है तो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। इसी तरह फिर वो अपने बॉडी से बहुत सारे रेड क्लाउड्स और क्रीचर्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये छोटे छोटे क्रीचर सबसे पहले तो वहां पे मौजूद उन वॉरियर्स की बॉडीज को जाकर काटते हैं और उनकी कॉर्प बॉडीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और तेजी से जंगल में फैलना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ वो अपने उस यंग लीडर को भी अपने कंट्रोल में करते हुए कहता है कि क्योंकि इस लड़के का कोई शेडो है ही नहीं तो इसके जरिए मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। और उसके बाद भी अगर सेक्ट लीडर ने मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगाया तो फिर मैं उसकी ही जगह ले लूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उसे एक व्हाइट फीदर दिखाई देता है, जो कि शायद व्हाइट फॉक्स का था। उसे देखकर वो छोटा सा क्रीचर जैसे ही फीदर को स्मेल करता है तो उसे पता चल जाता है कि मोशन किस डायरेक्शन में है और वो सारे ही क्रीचर्स को उसी डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है। इसी तरह फिर हम लोग अगले सीन में दोबारा से मोशन को देखते हैं। वो विंड वेव का सहारा लेते हुए तेजी से वहां से दूर निकल आया था और वो एक जगह एक पोल के ऊपर आकर बैठ जाता है और देखता है कि वहां पर यान किंगडम में नए दिन का सूरज उभर रहा है। उसे देखकर वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और कहता है अच्छा तो ये है यान किंगडम का सूरज। मगर उसे वहां पर कुछ अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, जिस पर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर रेड क्लाउड्स दिखाई देते हैं, जिस पर वो व्हाइट फॉक्स कहती है कि आखिर ये इतने ज्यादा रेड क्लाउड्स क्यों नजर आ रहे हैं। मगर मोशन अपनी 9 हेवन आइज को यूज करता है तो उसे दिखाई देता है कि उन रेड क्लाउड्स के बीच में बहुत सारे एविल क्रीचर्स मौजूद हैं, जो कि तेजी से उन लोगों की हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये देखते ही वो तेजी से भागना शुरू कर देता है और व्हाइट फॉक्स से कहता है कि मैंने अपनी ग्रैंड माँ से कॉर्प बॉडीज को कंट्रोल करने की टेक्निक्स के बारे में सुना है। उन्होंने बताया था कि उन सारी की सारी टेक्निक्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक रेड फ्यूम टेक्निक है। अगर इनमें से कोई भी क्रीचर हमें काट लेता है तो फौरन से हमारी स्किन और हमारी बोन्स वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएंगी और हम भी उन लोगों की तरह ही कॉर्प बन जाएंगे। और दूसरी तरफ हम उन क्रीचर्स को देखते हैं जो कि जंगल में मौजूद दूसरे क्रीचर्स को काट रहे होते हैं और उन्हें भी फौरन से कॉर्प बॉडीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह अब पूरे के पूरे जंगल में वो मास्टर अपना कंट्रोल लेता जा रहा होता है और हर एक जानवर को अपने कंट्रोल में करते हुए मोशन को पकड़ने के लिए अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था। और इस तरफ मोशन काफी तेजी से भागते हुए काफी दूर निकल आया था, मगर उसके बावजूद भी वो लोग देखते हैं कि वो क्रीचर्स अभी भी उनके पीछे आ रहे हैं, जिस पर वो व्हाइट फॉक्स कहती है कि क्या ये सारे के सारे क्रीचर किसी इमोर्टल कल्ट सेक्ट से आए हैं, क्योंकि हम लोग इनसे भागते हुए काफी दूर चले गए थे मगर उसके बावजूद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। आखिर ये किस तरह के क्रीचर्स हैं जो कि हर जगह हमें ढूंढ लेते हैं। तो फिर मोशन उसे बताता है कि वो कॉर्प मास्टर असल में एक 7 स्टार रियलम कल्टीवेटर है, इसलिए उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसके साथ वो हमारी हल्की सी स्मेल के साथ भी हमें ट्रैक कर सकता है। हम लोग जितना मर्जी चाहे भाग ले मगर वो हमें हर जगह ढूंढ ही लेगा। इसके लिए बेहतर यही है कि हमें कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे हम उससे जान छुड़ा सकें। और यहाँ पर वो कॉर्प मास्टर कहता है कि मैंने एक मर्तबा तुम्हारी लोकेशन को टारगेट कर लिया तो फिर तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम मेरी पहुंच से दूर नहीं जा पाओगे। ये कहने के साथ वो जोर जोर से हंसता है और फिर से अपने उन क्रीचर्स को न्यू ऑर्डर्स देता है, जिसकी वजह से अब वहां पे मौजूद वोल्फ, लिपर्ड्स और बड़े बड़े जानवर भी अब मोशन का पीछा कर रहे होते हैं। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम की आर्मी भी उसी रास्ते से आ रही होती है और वो लोग जब उन रेड क्लाउड्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं और लड़ने के लिए अपनी सोर्स बाहर निकाल लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस कैरिज के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है चुयुन। वो मोशन को देखती है कि वो अपनी जान बचाकर उस रेड फ्यूम से भाग रहा है तो वो फौरन से अपनी सोर्ड को जैसे ही निकालती है तो उसकी सोर्ड एनर्जी फौरन से उस कैरेज से बाहर आते ही एक जगह इकट्ठी हो जाती है और देखते ही देखते वो एनर्जी एक जायंट सन में कन्वर्ट हो जाती है। और मोशन वो जैसे ही उस सन को क्रॉस करके उसके दूसरी तरफ जाने वाला होता है तो वो देखता है कि उस सन से तो बहुत सारी सोर्ड्स बाहर निकल रही हैं जो कि फ्लेमिंग सोर्ड्स हैं। और देखते ही देखते वहां पर फ्लेमिंग सोर्ड्स की बारिश हो जाती है, जिससे वहां पे मौजूद जितने भी क्रीचर्स होते हैं वो सब के सब उन सोर्ड्स के हाथों मारे जाते हैं। और कुछ ही देर के अंदर उन सारे ही इविल क्रीचर्स का सफाया हो जाता है।
है। ये देखकर मोशन भी हैरान हो गया था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा वांग शेन वो उस कॉर्प मास्टर के बिल्कुल पीछे आ गया था, जिस पर वो कॉर्प मास्टर हैरान हो जाता है कि ये बंदा यहाँ पे आया कब, मुझे पता क्यों नहीं चला, और ये बंदा है कौन जिसका एक बाजू ही कटा हुआ है। और यहाँ पर ग्रैंडपा वांग शेन वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ होता है और उन एविल क्रीचर्स को आराम से मारते हुए उन्हें खत्म करता जा रहा था। ये देखकर वो कॉर्प मास्टर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है। ग्रैंडपा वांग शेन के चारों तरफ एक ऐसा ऑरा होता है कि जो उन एविल क्रीचर्स को एक एक करके मारता जा रहा होता है और कोई भी उसके करीब तक नहीं जा पाता। और इस तरफ मोशन उस सन फॉर्मेशन को देखकर काफी सरप्राइज हो चुका था। वो कहता है कि ये सन स्वॉर्डमैनशिप लाजवाब है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की स्वॉर्डमैनशिप नहीं देखी थी। इस सन स्वॉर्डमैनशिप ने बहुत ही कम टाइम में सारे ही क्रीचर्स का खात्मा कर दिया है। वो शख्स जो कोई भी है, मगर वो उस कैरेज के अंदर है, मैं वहां नहीं जा सकता। इतने में वो कैरेज ही उसके पास आ जाता है तो उसके अंदर से वो लड़की बाहर निकलती है और अपनी स्वॉर्ड वापस पकड़ लेती है, जिसके बाद उसके सोल्जर्स कहते हैं कि सब कुछ क्लियर है। ये सुनते ही चुयू वो वापस नीचे आ जाती है तो मोशन उससे कहता है कि मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर चुयू कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो मोशन बताता है कि मुझ पर इमोर्टल स्लेयर कल्ट के मास्टर्स ने हमला कर दिया था, इसीलिए मुझे वहां से भागकर अपनी जान बचानी थी तो मैं वहां से दूर निकल आया। मगर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारा वहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा, मैं जानती हूँ तुम्हें काफी तकलीफ हुई होगी, मगर मैं लिजू सेट की द परफेक्ट मास्टर हूँ और मैं जियांग डायनेस्टी की मदद करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने गद्दारी की है। ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मैंने ही उन लोगों को इतनी ज्यादा छूट दे दी थी, मगर अब मेरी लिजू गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया है और हम लोग बहुत जल्द सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। मगर तुम बताओ कि तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। तो मोशन उसे बताता है कि मैं असल में कैपिटल की तरफ जाना चाहता हूँ। तो वो लेडी कहती है कि ठीक है, तुम मेरा ये टोकन अपने साथ ले जाओ, तुम्हें आगे एक ऐसी कार्ट मिल जाएगी कि जो तुम्हें सीधा कैपिटल तक पहुंचा देगी। और मेरा ब्रदर यू युआन वो कैपिटल का एक ऑफिशियल लीडर भी है, इसीलिए वो तुम्हें वहां पर मिलेगा तो तुम उसे मेरे बारे में बता देना कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। उम्मीद है कि हमारी फ्यूचर में दोबारा मुलाकात जरूर होगी। तो मोशन कहता है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। ये कहने के बाद मोशन वहां से जाने लगता है और दिल ही दिल में कहता है कि लगता है यान कांग किंगडम में सारे ही लोग बुरे नहीं होते। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मेरी बहुत सारे अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई है। और यहाँ पर मिस चुयू कह रही होती है कि ये बेचारा कितना मासूम लड़का है, इसकी इतनी कम एज में फैमिली मार दी गई होगी और ये अकेला ही अपनी जान बचाकर भाग निकला है। उम्मीद है कि इस जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि उस डी कंट्री में सरवाइव कर गए होंगे। और यहाँ पर वो कॉर्प मास्टर वांग शेन से कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस डेथ फ्यूम के अंदर आने की। ये कहने के साथ वो अपनी कॉर्प बॉडीज को उसकी तरफ ट्रैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। मगर वहां पर मास्टर वांग शेन तो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ था, जिसे उसे इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे ही सारी कॉर्प बॉडीज एक साथ उसके करीब पहुंचती है तो मास्टर वांग शेन अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सारी कॉर्प बॉडीज को उठाकर दूर फेंक देता है और देखते ही वो कॉर्प बॉडीज चलकर राख हो जाती है। ये सब देखते ही वो कॉर्प मास्टर बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज है, इसने इतनी आसानी से मेरे कॉर्प वॉरियर्स को जलाकर राख कर दिया। मास्टर वांग शेन की डिवाइन बॉडी को देखकर वो बंदा बिल्कुल सदमे में चला जाता है, जैसे उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही हो। मगर यहाँ पर ग्रैंडपा वांग शेन जैसे ही अपनी धर्मा बॉडी को वापस से गायब कर देता है तो वो वॉरियर उसके आगे झुक जाता है और कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मेरी जान बख्श दे। ये सुनते ही मास्टर वांग शेन फौरन से अपने एक हाथ से एनर्जी रिलीज करते हुए एक वहां पर थंडर लाइटनिंग ड्रैगन को समन करते हैं, जो कि वहां पर गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ जाता है और अचानक उसकी बॉडी से बहुत सारी लकड़ियां नीचे की तरफ गिरती हैं तो उनके साथ साथ वहां पर एक कॉफिन भी नीचे गिरता है। मास्टर वांग शेन सिर्फ अपनी थंडर लाइटनिंग के साथ ही वहां पे मौजूद दरख्तों को काट कर उनसे ये कॉफिन बना चुका था और वो कॉर्प मास्टर समझ जाता है कि अब उसकी मौत तो पक्की है। मगर वो दिल ही दिल में कहता है मैंने आज से पहले न जाने कितने ही दुश्मनों का सामना किया है, मगर ये बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर मास्टर वांग शेन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम अपने हथियार डाल दो और यहाँ से चले जाओ तो फिर मैं तुम्हें बचने का एक मौका दे दूंगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो फिर ये कॉफिन तो यहाँ पे मौजूद है, तुम खुद ही चूज करो कि तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए। तो वो कॉर्प मास्टर फौरन से उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा, मैं अब किसी पर कोई हमला नहीं करने वाला।
ये कहने के साथ वो ऊपर की तरफ उठकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, जिस पर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि वो मास्टर कहाँ चला गया। मगर फिर वो गुस्से में उस कॉफिन को लात मारते हुए कहता है, इस बार तो मैं बाल बाल बचा, शुक्र है कि मैंने टाइम रहते ही हार मान ली, वरना मेरे कोई भी स्किल इसके अगेंस्ट काम नहीं आने वाले थे। शुक्र है कि मैंने जिंदगी बचाने के लिए इस तरह की ट्रिक्स को पहले ही प्रैक्टिस कर लिया था, क्योंकि जहाँ भी दाल न गले वहां पर घुटने टेक देने चाहिए। मगर उसे इस बात पर भी गुस्सा था कि उसने जिस क्रीचर को कई साल तक रिफाइन करके उसके साथ अपनी रेड लाइन टेक्निक यूज की थी, उसे मास्टर वांगशेन ने पल भर में ही खत्म कर दिया था। और ऊपर से वो मोशन के बारे में कहता है, उसे तो मैं जाने दूंगा ही नहीं, मैं जानता हूँ वो टियानमो सेक्ट से आया है। और यहाँ पर मोशन काफी स्पीड के साथ भाग रहा होता है, यहाँ तक कि लिंगर वो बहुत ही मुश्किल से उसे होल्ड कर पा रही थी। और फिर मोशन वहां पे मौजूद कुछ प्लांट्स की तरफ आता है तो लिंगर कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो मोशन उसे बताता है कि ये प्लांट असल में अर्थवर्म प्लांट है, जो कि सेक्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यूं समझ लो कि इसे 100 इंसेक्ट एनिमी कहा जाता है। ये कहने के बाद वो वहां पर और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिससे वो वहां पर कोई मेडिसिन बनाने की तैयारी करता है। मगर वहां पर वो रेड फ्यूम अभी भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। और इस तरफ लिंगर कहती है कि यंग मास्टर मुझे बताइए तो सही, आप इन स्पिरिचुअल हर्ब्स का क्या करने वाले हैं? ये सब बिल्कुल एक जैसे ही है। मगर मोशन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये सारे ही स्पिरिचुअल हर्ब्स एक जैसे हैं, मगर जब हम इन्हें अर्थवर्म के साथ कंबाइन करेंगे तो ये एक बहुत ही लाजवाब मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस पर लिंगर हैरान होकर पूछती है, आखिर किस तरह की मेडिसिन? तो मोशन कहता है कि मैं इन रेड बटरफ्लाइज को जानता हूँ, इनके अंदर भी टॉक्सिक एनर्जी होती है और खासतौर पर फीमेल इंसेक्ट्स के अंदर तो ज्यादा ही टॉक्सिक पावर होती है। और मैं जो मेडिसिन बना रहा हूँ उसके जरिए मैं इन क्रीचर्स को बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर लूंगा और इनसे भी ज्यादा खतरनाक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करके इन क्रीचर्स पर पलटवार करूंगा। ये कहने के साथ वो उस एनर्जी को जैसे ही जंगल में फैलाता है तो वहां पे मौजूद छोटे छोटे क्रीचर्स के अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो मोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।